हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने राहुल जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जाना था, साथ ही उनके द्वारा लिखा हुआ यात्रा वृत्तांत उस पर भी चर्चा की थी। आज इसी यात्रा वृत्तांत के अभ्यास प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, थोंकला के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने पर भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के दौरान भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। ऐसा क्यों? इसका एक मुख्य कारण था संबंधों की महत्ता। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने के लिए उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्रियों को अक्सर भटकना पड़ता था। दूसरे, तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छंक पीकर मदमस्त हो जाते थे। वे यात्रियों की सुविधाओं का ध्यान भी नहीं रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस तरह की परेशानी या भय बना रहता था? उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न होने से यात्रियों को हमेशा ही अपनी जान का खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडों की तरह लेकर घूमते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों को या लोगों को पहले मारते थे और बाद में देखते थे कि हमारे लूटने योग्य इनके पास क्या क्या सामान है। इस तरह हमेशा जान जोखिम में ही बनी रहती थी। तीसरा प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण से पिछड़ गया? लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारणों से पिछड़ गया। पहला तो था कि उनका घोड़ा सुस्त था, वह बहुत धीमे चल रहा था, इस कारण से वो पिछड़ गए थे। और दूसरा था, जब वो पिछड़ गए तो एक जगह से 2 रास्ते फूट रहे थे। एक दाईं तरफ जाता था जो लंकोर को जाता था, दूसरा बाईं तरफ जाता था जो कहीं और जाता था। तो लेखक को चूंकि पता नहीं था रास्ते का, इसलिए वो बाईं तरफ के रास्ते में 1.5 मील के करीब जब चले गए तो वहां उन्होंने किसी से पता किया, तब उन्हें पता चला कि लंकोर का मार्ग तो दूसरा है। फिर वो वापस आए, आकर फिर उस रास्ते पर गए तो बाकी उनके सहयात्री या सुमति जहां समय से पहुंच गए थे लंकोर, उन्हें वहां पहुंचने में शाम के 5-6 बज गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? सुमति एक ऐसा बुद्ध भिक्षु था, मंगोल जाति का था, कि जिसके अनुयायी या जिसके यजमान सभी जगह थे, बहुत परिचित थे। उनका दायरा व्यापक था, बहुत मिलनसार थे, लोग मिलने जुलने वाले बहुत थे उनके। तो सभी को वो बोध गया से लाए हुए कपड़े की चिरी के गंडे भी देते थे, यानी ताबीज देते थे, जिस पर लोग बहुत विश्वास करते थे। तो उसी तरह उन्होंने लेखक से पूछा कि मैं अपने यजमानों के पास हो आऊं। लेखक ये जानते थे कि ये जहां भी जाते हैं ज्यादा समय लगा देते हैं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। परंतु शेखर विहार में, उस बोध मठ में जब लेखक गए और उन्होंने देखा कि वहां कंजूर अर्थात बुद्ध वचन की 103 पोथियां रखी हैं, तो लेखक को अब ये लगने लगा कि मुझे तो यहाँ से बहुत सारा यहाँ का ज्ञान मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। तो इसीलिए दोबारा जब सुमति ने उनसे पूछा कि क्या मैं अपने यजमानों के पास हो आऊं, तो चूंकि वो अब उन पोथियों को, उन वचन को, बुद्ध वचन को पढ़ने में व्यस्त हो गए थे, उन्होंने कहा हाँ हाँ आप जाइए। और लेखक ये जानते थे कि ये तो 2-4 दिन, 1 हफ्ता लगा कर आएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ, वो दोपहर बाद ही वापस लौट आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? वैसे तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था उन्हें। अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक बार वो रास्ता भटक गए, घोड़ा उनका सुस्त था, शाम तक लंकोर पहुंचे। और दूसरी बार उन्हें चूंकि कोई भरिया नहीं मिला, इस कारण से भार ढोने वाला, तो उन्हें खुद ही धूप में अपना सामान पीठ पर लादकर चलना पड़ा। और वहां की पर्यावरण या वहां का मौसम
इस प्रकार का है कि जब आप तेज धूप में चलते हैं उस तरफ मुंह करके, तो माथा जो है वो तेज धूप में लाल होने लगता है, जलने लगता है, जिससे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और यदि पीठ पीछे देखें तो कंधे ठंडे पड़े रहते हैं, यानी ठंड का बिल्कुल बर्फ की तरह शीतल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। प्रस्तुत यात्रा वृतांत पढ़कर ये पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत या जाति प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं थी। महिलाएं अपरिचित अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थी। निम्न श्रेणी के भिखमंगे को छोड़कर बाकी कोई भी व्यक्ति किसी भी घर में जा सकता था, अपनी चाय अपने सामने बनवा सकता। और शाम के 6 बजे के बाद वहां का पुरुष वर्ग छंक पीकर नशे में धुत हो जाता था, मदमस्त हो जाते थे। फिर उन्हें किसी तरह की परवाह नहीं रहती थी। और एक और मुख्य था कि वहां के लोग गया से लाए गए कपड़े से बने गंडों पर बहुत विश्वास करते थे, अगाध विश्वास करते थे। इसी कारण उस समय के तिब्बती समाज में अंधविश्वास भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लाइन का ही आंसर है, 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। अब मैं पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य सही है। लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। लेखक पुस्तकों के शेल्फ के भीतर था। लेखक के चारों ओर पुस्तकें थी। पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। इसमें से पहला ऑप्शन सही है। लेखक अब पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रचना और अभिव्यक्ति से है और इसमें से मैंने केवल वही क्वेश्चन लिए हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज क्वेश्चन नेक्स्ट है 8, 7 तक हम कर चुके हैं। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। ये तो हम सब इस यात्रा वृतांत को पढ़कर जान गए हैं कि सुमति एक बौद्ध भिक्षु था और उसके यजमान जहां जहां भी वो गए, जितने जगहों का इस वृतांत में वर्णन किया गया है, सभी जगह उनके यजमान थे। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सुमति एक मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे और उनकी जान पहचान का दायरा बहुत ही विस्तृत था, व्यापक था। सुमति अपने यजमानों को बोध गया से लाए कपड़े के गंडे अर्थात ताबीज बनाकर देते थे और बदले में उनसे दक्षिणा लेते थे। सुमति लोगों की आस्था का कई बार अनुचित लाभ भी उठाते थे, परंतु इसकी जानकारी उन लोगों को तक नहीं होने देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक और मुख्य कारण था ये लाभ उठाते थे, उसका सबसे अहम कारण था कि वहां के लोग बौद्ध धर्म पर अगाध विश्वास करते थे, आस्था रखते थे। जब हम किसी पर विश्वास करते हैं ना, फिर हमें उस विषय में जो भी वहां की पॉजिटिव सकारात्मक बातें बताई जाती, हम आसानी से उस पर विश्वास कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि उस समय मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से क्या यह उचित है अथवा अनुचित? अपने विचार व्यक्त कीजिए। आंसर होगा, यह बात सत्य है कि हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर ही तय किए जाते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को भी अपना लेते हैं और यदि किसी ने गंदे कपड़े पहने हैं तो हम उसे बिना जाने समझे धुतकार भी देते हैं। लेखक भिखमंगे के वेश में यात्रा कर रहे थे, इसलिए उन्हें यह अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी कि शेखर विहार के भिक्षु नमसे उन्हें सम्मान देंगे, उनसे सम्मान पूर्वक मिलेंगे या उनको अपनाएंगे। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना
पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा और भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान व्यक्तित्व होते हैं, पूजनीय होते हैं। परंतु यह बात भी सत्य है कि वेशभूषा से मनुष्य की पहचान की जाती है। हम सभी पर किसी भी अपरिचित व्यक्ति को पहली बार देखने पर उसका पहला प्रभाव उसकी वेशभूषा का ही पड़ता है। उसी के आधार पर हम उसके भले बुरे, अच्छे बुरे होने की एक कहना चाहिए कि नजरिया अपने दिमाग में तय कर लेते हैं। और इस अंक का अंतिम प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। वहां की स्थिति आपके शहर से, आपके राज्य से किस प्रकार अलग है, भिन्न है। प्रस्तुत यात्रा वृतांत से यह ज्ञात होता है कि तिब्बत भारत और नेपाल से लगा हुआ एक देश है, जहां कुछ समय तक आने जाने पर प्रतिबंध था। यह स्थान समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर है। यहां 18,000 फीट ऊंचे डांडे हैं, जो बहुत ही खतरनाक जगहें हैं। ये डांडे नदियों के मोड़ और पहाड़ की चोटियों के कारण बहुत ही ऊंचे नीचे हैं। यहां एक ओर हजारों बर्फ से ढके श्वेत शिखर दिखाई देते हैं, तो दूसरी ओर भीटे हैं जिन पर बहुत ही कम मात्रा में बर्फ दिखाई देती है। भीटे मैंने बताया था टीले। यहां विशाल मैदान भी हैं जो पहाड़ों से घिरे हैं। तिंकरी समाधिगिरी का जिक्र यहाँ किया गया है, जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, और उस तिंकरी समाधिगिरी जगह को टापू की तरह बताया गया है। यहाँ के विचित्र जलवायु में सूर्य की ओर मुंह करके चलने पर माथा जलता है, जबकि कंधा और पीठ बर्फ की तरह ठंडे शीतल हो जाते हैं। यह स्थिति हमारे शहर, हमारे राज्य से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। सो स्टूडेंट्स, आज इस अंक में यहीं तक। अगले अंक में इसी यात्रा वृत्तांत के अतिरिक्त प्रश्न और उनके उत्तरों पर आपके समक्ष आऊंगी। धन्यवाद।